हेलो गाइस, वेलकम बैक। बच्चे लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि सिंगुलर नंबर के साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब और प्लूरल नंबर के साथ में प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो लोग बहुत देर तक गलतियां करते रहते हैं। आई मीन इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के बाद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हैं वहां पर भी गलतियां करते हैं। और गलती करने का एक सिंपल सा रीजन भी है, और रीजन सिर्फ इतना है कि उनको बचपन में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट्स के साथ में वो लोग वहाँ अपियर होने के लिए चले जाते हैं और इसलिए गलतियाँ करते हैं। इसलिए आज से मैं वो वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें कम से कम 4 या 5 वीडियोस बनेंगे और जिनमें मैं कम से कम 50 रूल्स बतलाऊंगा, वो बेसिक रूल्स के अलावा। और अगर आप लोग ये 4 या 5 वीडियोस एक साथ देख लेते हैं एक के बाद एक, तो फिर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप आगे चल करके कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कंकॉर्ड होता है, उस पर आप कभी गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं और जानते हैं वो सारे बेसिक रूल्स और वो सारे एडवांस्ड रूल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम उन बेसिक्स की ही बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़े हैं। अगर वो बेसिक्स कहीं से भी थोड़े से भी कमज़ोर हैं तो चलिए मैं आपको 2 मिनट में वो सारे के सारे बेसिक्स बतला देता हूं और फिर इसके बाद हम जर्नी शुरू करेंगे उन एडवांस रूल्स की। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो टॉपिक क्या है। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं मैं भी आपको बतलाने वाला हूँ, और वर्ब वो भी आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बस थोड़ा सा आप धीरज रखिए, मैं आपको वो भी बतलाने जा रहा हूं। लेकिन एग्रीमेंट क्या है इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए जरा देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। भाई सब्जेक्ट सीधी सी बात है कि एक सेंटेंस का जो भी पैटर्न होता है या जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। इन अदर वर्ड्स में एडवर्बियल्स होते हैं मोस्टली। चलिए अच्छा, लेकिन अब ये जानना है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर ध्यान से सुनिए। देखिए जरा, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो फाइनाइट वर्ब होती है, मीन्स टेंस को डिफाइन करने वाली जो वर्ब होती है, उससे शुरू होकर के और जहां तक फुल स्टॉप लगता है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। अब समझिए कि वो सब्जेक्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति, वह वस्तु या वह स्थान या वह बात जिसके बारे में ये प्रेडिकेट बात करता है, अर्थात वर्ब के साथ में मिलकर के और भी जितने भी वर्ड्स आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है या जितने भी एडवर्बियल्स आते हैं, वो कुल मिलाकर के जिस व्यक्ति या जिस वस्तु या जिस बात के बारे में बात करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट कौन होता है? प्रायः है, ये मैं आपको बतला देता हूं। सब्जेक्ट प्रायः क्या होता है कि एक नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। क्लियर? और अगर इसके अलावा भी कोई और है, सपोज यहां पर कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी आ जाती हैं जो सब्जेक्ट का काम करती हैं। जी हाँ, तो अगर यहां पर कुछ भी रखा हुआ है वो कहलाता है सब्जेक्ट। खैर, उसको तो मैं एलाबोरेट करूंगा आगे चल करके, आपको बहुत सारी बातें आपको बतलाऊंगा वहां पर सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कि आप अच्छे से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि वर्ब से लेकर के और सेंटेंस के फुल स्टॉप लगने तक जो भी कुछ लिखा होता है और जो बात वहाँ पर कही जाती है, तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो किसके बारे में कही गई है, और जिसके बारे में कही गई है वही होता है सब्जेक्ट। पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है 99% केसेस पर क्या होता है, या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर कभी कोई दूसरा शब्द रखा हुआ है, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच रखा हुआ है, तो फिर वो भी सब्जेक्ट का ही काम करता है, अर्थात वो नाउन का ही काम करता है। अर्थात जो भी सब्जेक्ट बनता है वो नाउन का काम करता है। अब इस सेंटेंस को जरा पढ़िए ध्यान से और समझने का प्रयास करिए कि आखिर यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को काफी लंबा कर दिया है। जरा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इज फाइनाइट वर्ब है। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। द बॉय विद सम बुक्स इन हिज हैंड्स इज माई ब्रदर। इसका मतलब क्या हुआ? अपने हाथों में कुछ किताबें लिए हुए वह लड़का मेरा भाई है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये है आपका प्रेडिकेट। क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये फाइनाइट वर्ब शुरू हुई और यहाँ से फाइनाइट वर्ब शुरू होकर के और यहाँ तक गया। अब देखिए, मेरा भाई है, इस प्रेडिकेट से क्या पता चला? मेरा भाई है। तो अब आपको यही देखना है कि कौन है मेरा भाई। बस आप ध्यान से सुने और अच्छे से समझ लीजिए, जो मेरा भाई है वही वास्तव में इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो अब देखिए, यहां पर एक नाउन ये रखा है, एक नाउन ये रखा है और एक नाउन ये रखा हुआ है। क्लियर?
प्रायः मैंने आपको अभी बतलाया कि वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, नाउन्स हैं। अब जरा देखिए, मेरा भाई है, तो मेरा भाई कौन है? क्या ये हाथ मेरे भाई है? जी नहीं। क्या ये बुक्स मेरे भाई है? नहीं। तो फिर कौन है? ये लड़का, ये मेरा भाई है। ओके, तो इस इज नाम की वर्ब का जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ? ये बॉय हुआ। क्लियर? अब ध्यान से देखना है कि ये जो बॉय है इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसके ठीक पहले रखे हुए वर्ड को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड्स, जो कि प्लूरल नंबर में है, तो वो गलती से यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट पहचानना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस वर्ब को उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट और वर्ब तो आप समझते हैं। अब एग्रीमेंट की मैं बात आपको बतला देता हूं कि एग्रीमेंट क्या है। भाई ग्रामर का रूल है कि सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है उन दोनों का आपस में एग्री करना चाहिए। एग्री करने का बस सीधा सा मतलब इतना सा है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि ये क्रियाएं सिंगुलर नंबर की कौन सी होती हैं और प्लूरल नंबर की क्रियाएं कौन सी होती हैं, और फिर इसके बाद आपको इस सब्जेक्ट को पहचानना भी आना चाहिए कि आखिर अगर सब्जेक्ट जब लंबा हो जाता है, फ्रेज के रूप में आपका सब्जेक्ट रखा होता है, तो वो सब्जेक्ट कौन सा है। बस यहीं पर बच्चे लोग गलतियां करते हैं। तो यहाँ से आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पहचानना सीख जाएंगे और फिर आगे कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वर्ब्स जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज से। ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरीज दो प्रकार की होती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब ध्यान दीजिए कि हमेशा ही ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं यही वास्तव में सब्जेक्ट के नंबर को डिसाइड करती हैं। अर्थात ये एक वचन की क्रियाएं होती हैं, एक वचन सब्जेक्ट के साथ आती हैं, और जो बहुवचन की क्रियाएं होती हैं वो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में आती हैं। तो अच्छे से जरा इनको पहले देख लीजिए। पहले मैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करता हूँ, फिर इसके बाद मैं एक्शन वर्ड की बात करूंगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नंबर की वर्ब्स लिखी हुई हैं और ये प्लूरल नंबर की वर्ब्स लिखी हुई हैं। अच्छे से देखिए कि इज, एम ये प्रेजेंट टेंस की है और वाज पास्ट टेंस की है। क्लियर? यहां पर आर प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और वर पास्ट टेंस की वर्ब है। मैंने अलग अलग सिंगुलर और प्लूरल प्रेजेंट एंड पास्ट की लिख दी हुई है, और फ्यूचर में हम सभी के साथ अब मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो और चाहे प्लूरल नंबर हो। क्लियर? अच्छे से आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए, वैसे मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की ऑलरेडी पहले से आता होगा, लेकिन मेरा फिर भी काम है कि मैं आपको यहां पर इनको इंट्रोड्यूस करता हुआ चलूं। अब देखिए यहां पर बचा क्या है। यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर, ये तो क्या हो गई, ये तो बी के फॉर्म हो गए। बी के 5 स्वरूप होते हैं। इज, एम, आर ये होते हैं प्रेजेंट में और वाज, वर ये होते हैं पास्ट में। लेकिन इज, एम और वाज ये सिंगुलर नंबर है और आर और वर ये प्लूरल नंबर है। क्लियर? इसी प्रकार से ये जो डज है ये सिंगुलर नंबर है और डू है वो प्लूरल नंबर है, और हैज सिंगुलर नंबर है और हैव प्लूरल नंबर है। क्लियर? अब इसके बाद बचा क्या? हैज, हैव के बाद हैड बचा। ये तो देखिए हैड आया, और डू, डज के साथ में डिड बचा। ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो डिड है और हैड है ये हमेशा ही सिंगुलर के साथ में भी यूज होता है और प्लूरल के साथ में भी यूज होता है। तो इनके साथ तो कोई झंझट ही नहीं है। अब बाकी बची जो मॉडल्स सबके साथ में एक जैसी यूज की जाती हैं, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल के साथ में मॉडल्स का प्रयोग एक जैसा ही होता है। वेल, तो अब देखिए ये तो हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर की वर्ब्स की बात। अब आते हैं हम सब्जेक्ट की बात। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन में अगर आपको देखना है कि अगर एक व्यक्ति रखा हुआ है या एक व्यक्ति की बात हो रही है तो सिंगुलर नंबर, और अगर बहुवचन में सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक की बात हो रही है तो प्लूरल नंबर। तो यहां पर आप नाउन को तो पहचान लेंगे, लेकिन अब आती है जरा डिस्कशन की बारी आती है प्रोनाउन की। तो जरा प्रोनाउन के बारे में भी आप जल्दी से समझ लीजिए क्या होता है। आई के बारे में थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि ही, सी, इट ये हमेशा ही सिंगुलर नंबर होते हैं और ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। इनके साथ में आपको इज, वाज पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में डज का प्रयोग और हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये हैं सिंगुलर नंबर की वर्ब्स, इनके साथ में लगेंगी।
इधर देखते हैं ये फर्स्ट पर्सन में वी है, सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में ये दे है। ये प्लूरल नंबर कंसीडर किए जाते हैं और इनके साथ आपको प्लूरल नंबर की वर्ब्स का यूज करना होता है। आर, वर, डू और हैव, ये प्लूरल नंबर की वर्ब्स हैं। अब इनके साथ अगर पास्ट टेंस हो जाएगा तो हैड यहाँ भी आएगा, हैड यहाँ भी, यानी सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल के साथ में। अच्छा, डिड की जब बात आ जाएगी तो डिड भी सिंगुलर के साथ में भी आएगा और प्लूरल के साथ में भी डिड का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं जरा बात कर लेते हैं इस आई की। तो ध्यान दीजिए, ये आई, एम और वाज, ध्यान दीजिए इन दो वर्ब्स के साथ में हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। ध्यान दीजिए, आई, एम और वाज के साथ सिंगुलर नंबर में आता है और बाकी हर जगह वो प्लूरल नंबर में आता है। तो ये भाई डबल रोल में होता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बस केवल दो जगहों पर आपको ध्यान में रखना है कि एम एक वचन होता है यानी सिंगुलर नंबर होता है, तो आई जब प्रेजेंट टेंस में जब हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में आएगा। और उसी प्रकार से पास्ट टेंस में जब हम बात करेंगे तो भी जब वाज जब आएगा तो वास्तव में आई एक वचन कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब इनके साथ में हम डू या हैव का प्रयोग करेंगे तो ये प्लूरल नंबर की वर्ब लेती है, अर्थात आई के साथ फिर डू आएगा जो कि प्लूरल नंबर है, हैव आएगा जो कि प्लूरल नंबर है। तो इतनी बेसिक बातें तो आप लोग जानते ही होंगी, लेकिन एक बात और छोटी जा रही है यहाँ पर, वो भी मैं बतला देता हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज की। अब एक दूसरी बात आती है कि हम वर्ब की जब बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे प्ले हो गया, ये क्या है, ये है हमारी बेस फॉर्म। क्लियर। अब किसी भी एक्शन वर्ड का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा ही प्लूरल नंबर में होता है। ध्यान दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। ओके। अब इसके बाद अगर इसी के हमको सिंगुलर नंबर की वर्ब चाहिए तो आप जानते ही हैं कि इसमें हम एस या ई एस और लगा देते हैं तो ये सिंगुलर नंबर की बन जाती है। क्लियर। तो सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में हम जो एक्शन वर्ड्स हैं उनके साथ में कभी एस या कभी ई एस का प्रयोग करते हैं, तब वो सिंगुलर नंबर की बनती हैं। अदरवाइज ये सभी के सभी प्लूरल नंबर की होती हैं। तो अब आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि प्रेजेंट टेंस में इन क्रियाओं का कैसे प्रयोग करना है। ओके। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर देते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लेड। अब ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ में भी और प्लूरल नंबर के साथ में सबके साथ आप उसी फॉर्म का प्रयोग करते हैं यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो झंझट कहाँ पर है? झंझट केवल प्रेजेंट टेंस में है और साथ में वाज वर्ब के साथ में है। बस सिंगुलर और प्लूरल का जो झंझट है वो मात्र यहाँ तक सीमित है। और जहाँ से ही हम एक्शन वर्ड में जाते हैं और पास्ट टेंस में पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर सबके साथ सेम वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई बेसिक, और इतनी जानकारी आपको आपके स्कूलों में दी जाती है और बस इतनी सी ही जानकारी आपके पास बनी रहती है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, जहाँ पर ये सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर का झंझट बहुत बड़ा है। तो बस मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उसी नियम को तोड़ते हैं। जी हाँ, नियम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं जहां पर हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे, अर्थात ये एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पहला एक्सेप्शन देखिए क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन। अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको कोई ऐसी असंभव प्राय अगर शर्त अगर आपको कहीं पर दिखाई पड़ती है, यानी ऐसी कंडीशन जो वास्तव में असंभव सी प्रतीत होती है, तो वहां पर वो नियम लागू नहीं होता है। नियम कौन सा? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, एक दूसरी बात है, अगर कोई काल्पनिक बात कही जाए तो वहां पर भी वो नियम लागू नहीं होता है। मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, जरा एग्जांपल्स को ठीक से पढ़िए और समझिए क्या कहा गया है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर ही अ किंग, काश वो राजा होता। जरा ध्यान दीजिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, काश वह राजा होता। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ही सिंगुलर नंबर, लेकिन इस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपने देखिए यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये वास्तव में एक
कल्पना जैसी है, काश वो, ये हमारी इच्छा है, एक ऐसी इच्छा जो असंभव सी इच्छा है, काश वो राजा होता। अगर ये बात कही जाए तो यहाँ पर वो रूल लागू नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर ही के साथ वाज का प्रयोग होना चाहिए, बट नहीं, सिंगुलर नंबर के साथ में हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। दूसरा सेंटेंस जरा देखिए, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो क्या होता, आई वुड किल हिम, तो मैं उसको मार देता। ये सेंटेंस जरा गौर से पढ़ें और यहाँ पर ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन रखी हुई है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तो ये एक कंडीशन है भाई, मैं तो तुम कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा मैं ही रहूंगा। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जो असंभव जैसी है, और अगर ऐसी बातें होती हैं तो जब भी कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर भी ये रूल चेंज हो जाता है। और वहाँ पर आई, आपको मैंने अभी भी बतलाया कि आई के साथ हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में, लेकिन यहाँ पर आई के साथ में आपने वर का प्रयोग किया है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जरा देखिए, व्हेन द वर्ब्स लाइक दीज, जब इस तरह की क्रियाएं मीन्स ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव, अगर इस तरह की क्रियाएं आती हैं और ये क्या करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से जरा समझिए। जब इस तरह की क्रियाएं ये प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं, अ डिजायर, कोई इच्छा प्रकट करती है, या विश, विश माने भी कोई कामना होती है। अगर कोई कामना या इच्छा जैसी कोई बात प्रकट की जाए, या फिर ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद दिया जाए, तो भी वो वाली कंडीशन बदल जाती है। और कंडीशन क्या हो जाती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में भी हमें क्या करना होता है, प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करना होता है। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, जरा देख लीजिए। गॉड सेव द क्वीन, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर ये सेंटेंस लिखा है तो गॉड सिंगुलर नंबर ही माना जाता है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई इच्छा या विश मांग रहे हैं, यानी हम क्वीन की सलामती के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में भी आपको प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करना होता है। देखिए जरा, ये सेव, ये क्या है, ये बेस फॉर्म है, सेव की फर्स्ट फॉर्म है, और आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल नंबर होती है। और अगर इसे एक वचन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एस या ईएस लगाते हैं, बट यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन होने के बावजूद भी हम जो वर्ब है वो बहुवचन की प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे गॉड ब्लेस यू विद द सन, यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसी को अगर ऐसे आशीर्वाद दिया जाए तो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, मीन्स प्लूरल नंबर का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर भी लॉन्ग लिव द किंग, ये सेंटेंस ऐसे बोले जाते हैं। किंग एक्चुअली इसका जो सब्जेक्ट है वो बाद में रखा हुआ है और ये वर्ब रखी हुई है। ये कब होता है ये तो चीज़ें मैं आपको बाद में ही बतलाऊंगा जब कभी इनका नंबर आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, लिव किंग के लिए यूज की गई है, किंग सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखिए, अगर इन सारी क्रियाओं का प्रयोग, ध्यान दीजिए, ये ब्लेस, सेव, हेल्प एंड लिव, इनका प्रयोग अगर इन भावों को प्रदर्शित करने के लिए, यानी डिजायर, इच्छा, कामना या आशीर्वाद को प्रदर्शित करने के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, केवल तभी जब इनका प्रयोग इन भावों को प्रकट करने के लिए किया जाएगा, तभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में भी प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा एक्सेप्शन, जरा यहाँ पर अच्छे से देखिए, एक्सेप्शन को हम हिंदी में अपवाद बोलते हैं, जरा वो देख लीजिए क्या है, व्हेन डेयर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मॉडल्स की। देखिए, डेयर एंड नीड, ये दो मॉडल्स हैं। इनफैक्ट जब मैं मॉडल के रूप में इनको जब बतलाऊंगा तो डिटेल में तो मैं आपको तभी बतलाऊंगा जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा। बहुत जल्दी मैं आपको मॉडल्स भी पढ़ाऊंगा जिसमें आपको निश्चित ही बड़ा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। आर यूज्ड एज मॉडल्स, यानी जब किसी सेंटेंस में डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में होता है तो ध्यान रखिए, इनका यूज मॉडल के रूप में भी होता है और इनका जो यूज होता है वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी होता है। जी हाँ, सामान्य क्रियाओं के रूप में भी होता है। तो जब सामान्य क्रियाओं के रूप में अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो फिर वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, बट जब इनका यूज मॉडल के रूप में किया जाता है तो वो रूल्स वैसे नहीं, बल्कि सिंगुलर वर्ब के साथ में भी हम इनकी बेस फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, यानी प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। जरा देख लीजिए, जैसे ही सिंगुलर नंबर है तो अब यहाँ पर नीड्स होना चाहिए, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, ही नीड नॉट।
अगर इसी को हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा, ही डज आएगा, फिर ही डज नॉट नीड। लेकिन यहाँ पर हमने नीड का प्रयोग क्यों किया है, इनका प्रयोग कैसे और कब किया जाता है, ये मैं आपको मॉडल्स में ही बतलाऊंगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, तो ये यहाँ पर ये जो डेयर है ये भी यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मॉडल के रूप में यूज किया गया है। तो चलिए अब हम इस एक्सेप्शन के बाद में देखते हैं रूल नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 जो बड़ा ही सिंपल है एंड पॉसिबली आपको आता भी होगा। देखिए जरा क्या लिखा है, इफ टू डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, अगर दो भिन्न भिन्न नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं तो हमको नॉर्मली क्या करना चाहिए, वी शुड यूज प्लूरल वर्ब, तो हमें उनके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दो अलग अलग नाउन्स लिखे हुए हैं, राम और श्याम, और ये दोनों ही डिफरेंट जो नाउन्स हैं वो एंड से कनेक्टेड हैं, तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। और ये बड़ा ही सिंपल सा रूल है, आप सभी को आता होगा, लेकिन इसके बाद आगे आपको बहुत होशियार रहना है। जरा देखिए क्या है, यहाँ पर भी दो अलग अलग नाउन्स ही जोड़े जा रहे हैं लेकिन समथिंग डिफरेंट। जरा देखिए यहाँ, इफ टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, अगर दो भिन्न भिन्न प्रकार के जो नाउन्स हैं और वो एंड से कनेक्टेड होते हैं, ध्यान दीजिए एंड एक कंजंक्शन है, और अगर इससे जुड़े होते हैं और रेफर करते हैं किसके लिए, टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना होगा क्या, कि वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब, उनके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। जरा देखें यहाँ पर क्या है, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, पोएट एक डिफरेंट नाउन है, ड्रामेटिस्ट एक डिफरेंट नाउन है, ये दो डिफरेंट नाउन्स हैं और सेम एंड नामक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, जैसे ये जुड़े हुए हैं वैसे ही ये भी जुड़ा हुआ है। बट ध्यान रखिए ये कॉमन नाउन्स हैं और ये कॉमन नाउन्स एक ही पर्सन की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए पोएट, जो व्यक्ति पोएट है वही ड्रामेटिस्ट है, यानी कि ये दोनों ही व्यक्ति एक ही हैं। अगर ऐसा हो तो फिर हमें सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज करना चाहिए, मीन्स हैज। हैज क्या है, एक सिंगुलर नंबर वर्ब है। अब ध्यान रखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ही व्यक्ति हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है, अगर पहले नाउन से पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है और दूसरे नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो आप समझिए कि वो दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों ही नाउन्स के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, मीन्स पहले नाउन के पहले भी एक आर्टिकल लगा है और दूसरे नाउन के पहले भी एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो आप समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और जब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज करना होगा। आई होप आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगले रूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से आने वाले जितने भी रूल्स हैं अब वो एडवांस्ड होते चले जाएंगे और उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। देखिए रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए व्हेन टू नाउन्स कंबाइंड विद एंड आर यूज्ड एज फ्रेज। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि जब दो भिन्न भिन्न नाउन्स एंड से जुड़े हों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बतला चुका हूं, लेकिन यहां पर कंडीशन कुछ दूसरी है, वो दोनों ही नाउन्स फ्रेज के रूप में होते हैं और एक ही आइडिया या एक ही यूनिट को प्रकट करते हैं, तो ध्यान रखिए उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे हुए हैं, ब्रेड एंड बटर, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर मालूम करिए जरा यहाँ पर कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। ब्रेड एंड बटर डॉट 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 अ गुड ब्रेकफास्ट। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ये जो ब्रेड एंड बटर होता है, एक्चुअली ब्रेड एक अलग चीज है, एक अलग नाउन है, एंड बटर एक अलग चीज है, एक अलग नाउन है। बट यहां पर इसका जो प्रयोग किया गया है एक यूनिट की तरह किया गया है। अच्छे से आप समझिए, जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या होता है, हम ब्रेड अलग खाते हैं और बटर अलग लेते हैं, ऐसा होता है क्या कि नहीं पहले हमने ब्रेड खा लिया और फिर इसके बाद बटर खा लिया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेड एंड बटर ये दोनों ही साथ में मिला करके और एक साथ ही खाते हैं, तो ये एक यूनिट बन जाती है या एक ही आइडिया बन जाता है। तो जब ऐसी कोई स्थिति हो तो हमें वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, अर्थात इस बी की हमें सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर इज का प्रयोग करना पड़ेगा, मीन्स ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, हमको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर यही
जो ब्रेड एंड बटर हैं, अगर ये अलग अलग यूनिट्स की तरह कहीं पर दिखाई पड़े तो हमें प्लूरल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। देखिए जरा अगला सेंटेंस कैसा है, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। अब जरा ध्यान दीजिए, किसी दुकान में अगर ब्रेड और बटर दोनों ही बेचे जाते हैं तो ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं। किसी को चाहिए बटर तो वो बटर ले गया और किसी को चाहिए ब्रेड तो वो ब्रेड ले गया। अब हम यहाँ दो अलग अलग यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आ जाएगा क्या, इस बी का प्लूरल फॉर्म आ जाएगा आर, मीन्स ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। तो आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लेना होता है, फिर इसके बाद आपको ये अपने माइंड को अप्लाई करना होता है और फिर देखना पड़ता है कि क्या ये एक सिंगल यूनिट की तरह इस सेंटेंस में यूज किया गया है या इन्हें डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स के रूप में इनको यूज किया गया है। और पहले आप जब इस बात को डिसाइड करेंगे तभी आप वर्ब का यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जरा देखिए, स्लो एंड स्टेडी। अब यहाँ पर द रेस, अब जरा देखिए यहाँ पर विन है, ये प्लूरल वर्ब है, विन बेस फॉर्म है। अब इसके साथ हम एस या ईएस लगाएं या ना लगाएं, जरा इस बात को देखिए। तो आप तो जानते ही हैं कि ये एक फ्रेज के रूप में प्रयुक्त होता है, स्लो एंड स्टेडी। इसका एक ही आइडिया होता है, यानी जो स्लो होता है बट स्टेडी जो होता है वो क्या करता है, वही रेस जीतता है। तो ये भी एक ही आइडिया है, इसलिए यहाँ पर ये विंस मीन्स सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसा ही अगला सेंटेंस है, देखिए जरा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये एक कहावत जैसी है, एक ही थॉट या एक ही आइडिया को प्रकट करता है, जल्दी सोना जल्दी जागना। ये एक अच्छी आदत है। तो अच्छे से आप देखिए कि ये एक आदत है, एक यूनिट एक आइडिया की तरह है, इस सेंटेंस को भी रखा गया है, इसलिए यहाँ पर भी एक्चुअली हमको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इन छोटी छोटी बातों को आप हमेशा ही ध्यान में रखेंगे। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 को देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी देखना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पर कौन सा रूल है, व्हेन टू और मोर नाउन्स आर कंबाइंड विद और, आइदर और, नाइदर नॉर, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। ध्यान दीजिए, व्हेन टू और मोर नाउन्स, और ये नाउन्स कैसे हो, एक चीज और लिख दूं, सिंगुलर नाउन्स। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ये नाउन्स जो जुड़े हुए हैं वो सिंगुलर नाउन्स हैं और से जुड़े हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आइदर और से जुड़े हों या फिर नाइदर नॉर जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, अगर इनसे जुड़े हों तो हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि हमें बाद में जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर होनी चाहिए। जरा इन एग्जांपल्स को देखिए, क्या लिखा हुआ है, नो मैन और वुमन, कोई भी आदमी या औरत was present there, वहां पर प्रेजेंट नहीं थी, ऐसा सेंटेंस कहा गया। तो देखिए आप यहाँ पर एक मैन है और एक वुमन है, ये दो सिंगुलर नाउन है। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नाउन, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जब दो सिंगुलर नाउन्स और से जुड़े हों या आइदर और से जुड़े हों तो फिर आपको क्या करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आइदर ही और हिज ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या तो वह है और या तो उसका भाई इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसा कहा जाए तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंगुलर नंबर। ध्यान दीजिए, ये दोनों ही जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर नंबर के हैं, अच्छे से आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर इन्हीं कंजंक्शन से हमें दो ऐसे नाउन्स को जोड़ रहे हैं जो एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जब भी कभी हम इन आइदर और, नाइदर नॉर या और से हम दो डिफरेंट नाउन्स जोड़ते हैं, यानी एक सिंगुलर नंबर है और दूसरा प्लूरल नंबर है, तो हमें प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज करना होगा। बट ध्यान रखिए एक खास बात और, वो क्या कि प्लूरल नंबर का जो नाउन होगा वही वास्तव में बाद में होगा और उसी के बाद में प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, आइदर हिज फ्रेंड्स और ही, अर्थात आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप पहले प्लूरल नंबर का नाउन रख दें और फिर इसके बाद कोई प्रोनाउन हो या कोई नाउन हो और उसे आप बाद में रख दें और फिर इसके बाद आप प्लूरल नंबर की वर्ब यूज कर दें। तो ये पैटर्न गलत होता है। आपको ध्यान रखना है, क्या करना है कि जब कभी भी हम दो अलग अलग नंबर वाले नाउन्स अगर हम इन कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो पहले हमको सिंगुलर नंबर रखना चाहिए और फिर हमको प्लूरल नंबर का नाउन रखना चाहिए और उन कंजंक्शन से उनको जोड़ना चाहिए और फिर बाद में हमको प्लूरल नंबर की वर्ब लगानी चाहिए।
आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको यहाँ पर 5 बड़े ही बेसिक रूल्स बतलाए हैं, इनको आप याद रखेंगे हमेशा ही। अभी तो बहुत आगे चलना है और अबाउट 50 रूल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।